गर्मियों के दिन थे जब जॉन रूडोल्फ नाम का एक व्यक्ति कोलोराडो के जंगलों में जाता है वहां पर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि वो वहां पर जाकर कुछ एक पेंटिंग बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो इन जंगलों से होकर गुजर रहा था, इसी तरह घूमते फिरते वहां का नज़ारा देखते हुए, तो वहां पर उसे काफी गंदी बदबू आती है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये बदबू किस चीज की है, तो उसने इसी तरह धीरे धीरे कर उस बदबू का पीछा करना शुरू किया और कुछ एक देर बाद ही वो एक टेंट के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। जाकर उसने टेंट में देखा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई जानवर मरा पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही वो इस टेंट के थोड़ा नजदीक पहुंचता है, वहां पर जाकर उसके हाव भाव को देखता है, तो वहां पर उसने कुछ एक ऐसी चीजों को देख लिया जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उल्टे पांव वहां पास में जहां पर भी लोग रहा करते थे वहां पर जा पहुंचता है और वहां पर जाकर सारी की सारी बातें बताता है कि मैंने क्या देख लिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जॉन ने उस बदबू को इग्नोर नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह आप लोग इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक बटन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसे क्लिक करें ताकि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियां लेकर आता रहूं। साथ ही ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम से पहुंच पाए। इसके साथ साथ वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार जॉन ने यहाँ पर ढूंढ क्या लिया था। तो ये घटना है 8 फरवरी 1874 की, जब कड़कड़ाती ठंड में एक 65 साल का व्यक्ति इजराइल वान लोगों के एक ग्रुप के बीच बैठा हुआ था। इन लोगों ने यहाँ पास में ही आग जला रखी थी और वो लोग अपने आप को वहां पर सेक रहे थे, क्योंकि ये लोग पिछले काफी दिनों से पश्चिमी कोलोराडो के एक हिस्से में फंसे हुए थे। इन काफी सारे लोगों का एक ग्रुप यहाँ पर गोल्ड की तलाश में आया था और वो लोग गोल्ड की खोज में जा भी रहे थे। लेकिन जब वो लोग इस घाटी से गुजरते हैं तो उस टाइम यहाँ पर ठंड का मौसम था और लगातार बर्फीले तूफान आ रहे थे और जब भी वो तूफान आते तो वो अपने साथ इतनी सारी बर्फ लेकर आया करते थे कि जब भी एक तूफान यहाँ से होकर गुजरता तो बर्फ करीबन 6-6 फुट की जम जाया करती थी। लेकिन आज के टाइम में ये लोग एक अच्छे से कैंप में बैठे हुए थे, यहाँ पर आग इन्होंने जला रखी थी और सारे ही लोग अपनी जिंदगी की अलग अलग कहानियां बताकर टाइम पास कर रहे थे कि इसी बीच अल्फ्रेड पेकर नाम का एक व्यक्ति इस ग्रुप से उठता है और उसने बाकी सारे लोगों को ये बात कहनी शुरू की कि हम लोग यहाँ पर पिछले काफी हफ्तों से फंसे हुए हैं, लगातार ये तूफान आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, लेकिन इन सारे ही तूफानों को देखकर मुझे ये अंदाजा होने लगा है कि जो पिछले वाला तूफान आया था और उससे पीछे वाला तूफान आया था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद तूफान की स्पीड कम हो गई, कम बर्फ अब की बार जमी थी और इससे पिछली बार वाला जो तूफान था उसमें तो और ज्यादा कम बर्फ जमी थी और इससे पहले वाले के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो कि करीबन 3-3.5 फीट की बर्फ जमी होगी। तो मुझे अंदाजा यही है कि जो आगे आने वाला तूफान होगा वो करीबन 2-1 फुट का रहेगा। तो हम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पर रहते हुए काफी दिन हो चुके हैं, हमें अपने मिशन पर निकल लेना चाहिए ताकि टाइम रहते हम लोग उस जगह पर पहुंच पाए जहां पर की जाकर हम लोगों को गोल्ड माइन करना है और काफी सारा गोल्ड हमारे साथ हम लोग इकट्ठा करके हमारे घर की तरफ निकल पड़े। तो अल्फ्रेड की ऐसी बातों को सुनकर बाकी सारे ही लोग जो कि वहां पर बैठकर अपने आप को आग में सेक रहे थे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन इस ग्रुप में मौजूद ज्यादातर लोग अल्फ्रेड को पसंद नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि ये काफी ज्यादा आलसी किस्म का था और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इसे मिर्गी के दौरे काफी ज्यादा आया करते थे। इसकी बीमारी को कोई मतलब नहीं कि ये कहां पर खड़ा है, किस सिचुएशन में खड़ा है, मिर्गी का दौरा इसे कभी भी आ जाता था। तो काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग एक दूसरे को पसंद करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, जबकि वो लोग खजाना खोजने के लिए आए थे, जिसके तौर पर उन लोगों ने आपस में बहस करना बंद कर दिया और वो लोग बस यही चीज देखा करते थे कि किस तरह से हम लोग जाकर गोल्ड को टाइम से माइन कर पाएं और उसके बाद अपने घर पर जा पाएं। और उसकी बातों को मानने का एक मेन कारण ये भी था कि अल्फ्रेड काफी ज्यादा स्मार्ट था, तो जितना भी वो कुछ डिसीजन वगैरह लिया करता था उसमें लगभग सभी का फायदा होता था। तो अब ये लोग जो कि इस ग्रुप के नीचे बैठे हुए थे, इन लोगों ने दूसरी तरफ बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखना शुरू किया। इसका नाम उरी था और ये यहीं पर रहा करता था। दरअसल ये यहाँ पर रहने वाली एक जनजाति का मुखिया था
और यही कारण था कि ये लोग आज के टाइम में यहाँ पर जिंदा रह पाए हैं, क्योंकि उरी ने यहाँ पर रखकर इन्हें सारे के सारे खाने पीने की व्यवस्था करवाई, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई। ये लोग यहाँ पर जब पहली बार आए थे तो इस तूफान के चक्कर में ये यहाँ पर अपना रास्ता भटक गए और एक जगह से दूसरी जगह यूं ही ये लोग घूम रहे थे। उस टाइम उरी अपने साथियों के साथ बाहर शिकार पर निकला हुआ था अपने घोड़े लेकर, और उसी टाइम ये सारे के सारे लोग उरी को मिल जाते हैं। तो वो अपने साथ उन्हें ले आता है, एक अच्छी सी जगह पर इनके रहने का जुगाड़ करवाता है, इनके खाने पीने के लिए जो कुछ भी इन्हें चाहिए था उन सारी ही चीजों का प्रबंध करवाकर अक्सर दिन में इनसे मिलने के लिए आया करता था। लेकिन ये लोग पिछले काफी हफ्तों से यहाँ पर रह रहे थे। पहले तो इन लोगों ने अपनी कहानियां बतानी शुरू की एक दूसरे को, और इसी तरह टाइम गुजरता रहता है। लेकिन अब इन्हें यहाँ पर रहते रहते काफी टाइम हो चुका था और वो लोग यहाँ पर रहकर काफी ज्यादा थक चुके थे और ज्यादा वो लोग वेट नहीं कर सकते थे। लगातार यूरी से वो लोग पूछा करते थे कि आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि ये मौसम कब तक साफ हो जाएगा? तो यूरी ने कहा कि आप लोग आराम से धैर्य रखिए, आप लोगों को किसी भी तरह की मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी तुम लोगों को सामान यूज करने के लिए चाहिए होगा उसका प्रबंध मैं करवा दूंगा, और अगर तुम लोग अभी यहाँ से बाहर जाते हो तो इस तूफान के चक्कर में अपनी जान तुम लोग गवा दोगे। लेकिन अल्फ्रेड ने यूरी से यही बात कही कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, अगर कोई और व्यक्ति मेरे साथ जाना चाहता है तो वो मेरे साथ चल सकता है। तो यूरी उसके पास उठकर जाता है और उसने उससे यही बात कही कि तुम तुम्हारे साथ साथ अपने सारे के सारे साथियों को भी मरवा दोगे। तो अल्फ्रेड ने कहा कि यहाँ पर वेट करते करते मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और ज्यादा मैं अब वेट नहीं कर सकता, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो यूरी ने भी ज्यादा उसके साथ जबरदस्ती नहीं की और उसे रोकने की बजाय जोर देना इस बात पर शुरू किया कि तुम लोग जिस तरफ से जाना चाहते हो वहां का रास्ता क्या है और जहां पर तुम लोग रुक सकते हो, जहां पर रात को अगर तुम कहीं पर ठहर जाते हो तो वहां पर इन सारी जगहों पर तूफान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इन सारी चीजों के बारे में समझाना शुरू किया और सारी ही चीजें जब वो बता चुका था तो अपने घोड़े की तरफ जाता है, उस पे बैठकर अपने कबीले की तरफ जाने लगता है। अब यूरी यहाँ से जा चुका था और अल्फ्रेड ने बाकी लोगों से ये बात पूछनी शुरू की कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई और व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहता है तो मुझे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। तो इसके तौर पर वही 65 साल का व्यक्ति इजराइल वान उसके सामने आता है। इसके अलावा भी 3-4 लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने यही बात कही कि हाँ, हम लोग तुम्हारे साथ चलने वाले हैं और हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमें इसी तरह कितने दिनों तक और रुकना पड़ेगा। जिसके बाद वो पांचों ही लोग वहां से निकल पड़ते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए जितने भी पीछे रह चुके लोग थे वो उनके साथ साथ आते हैं। जहां तक वो लोग जा सकते थे वहां पर जाकर अच्छे से उन्हें टाटा बाय बाय बोल देते हैं और जितना कुछ वो लोग उन्हें खाने का सामान दे सकते थे ताकि वो लोग टाइम से वहां पर पहुंच जाए जहां पर कि वो लोग गोल्ड माइन करने जा रहे हैं। इस रास्ते में करीबन 2 हफ्ते का टाइम लगने वाला था, तो जितना जो कुछ वो लोग उन्हें खाने का सामान दे सकते थे वो उन्हें दे देते हैं और उसके बाद वो वापिस ही अपने कैंप में आ पहुंचते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठकर आराम से आग सेकने लगते हैं और अपनी नई नई कहानियों के ऊपर बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ अल्फ्रेड, इजराइल और उसके बाकी 3 दोस्त निकल पड़ते हैं अपनी गोल्ड माइन की तरफ। वो लोग वहां पर जा ही रहे थे, रास्ते में इन लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन इस टाइम इजराइल के पास कुछ इस तरह के एक पोट बना हुआ था जिसके अंदर की वो हमेशा ही एक जलता हुआ कोयला रखे रखा करता था, क्योंकि यहाँ पर ठंड का मौसम है और उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं कि अगर जिस तरह का भी वो लोग अपने साथ आग जलाने का सिस्टम लेकर चलते हैं वो किस टाइम जवाब दे जाए। तो वो हमेशा ही अपने साथ एक पोट रखा करता था, एक गिलास जैसा, जिसके अंदर वो हमेशा ही एक जलता हुआ कोयला रखा करता था और उसे अपने कोट के अंदर वो डाल लिया करता था ताकि इससे जितनी भी गर्माहट निकल रही है उससे उसका शरीर गर्म रह पाए। वो पांचों ही लोग अपने गोल्ड माइन की तरफ जा रहे थे कि इसी टाइम इजराइल ने देखा कि जो पीछे अल्फ्रेड आ रहा है, जिसने कि यहाँ पर आने का प्लान बनाया था, वो अब ठंड से कपकपा रहा है। तो इजराइल ने अपना वो पोट निकाला और उसे अल्फ्रेड को दे दिया। अल्फ्रेड इस टाइम ठंड से काफी ज्यादा कपकपा रहा था, जिसके चलते उसने तुरंत वो पोट लिया और अपनी जैकेट में उसे डाल लिया और उसके बाद इजराइल को इस चीज के लिए थैंक यू किया। अल्फ्रेड ने भी अपने पास से विस्की निकाली और उसे इजराइल को दे दिया। इजराइल 2 घूंट मारता है, उसके बाद वापिस ही वो विस्की अल्फ्रेड को दे देता है और इसी तरह वो लोग लगातार
लगातार आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक जगह पर पहुंचकर उन्हें ये बात लगने लगी कि अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, रात का भी टाइम होने वाला है, तो हम लोग अपना कैंप लगा लेते हैं। वो एक जगह अपना कैंप लगा लेते हैं और उसके बाद वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग फुल एनर्जी के साथ दोबारा से उठते हैं और आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। लेकिन जहां पर इन्हें पहुंचना था वहां पर पहुंचने में इन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते लगने वाले थे, लेकिन अभी तक 4 हफ्ते बीत चुके थे और आगे ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। आगे वाले लोगों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे पीछे भी कोई आ रहा है, जिसके चलते उन लोगों ने तो कोई इंतजार किया ही नहीं। और दूसरी तरफ जिस कैंप से निकलकर ये लोग उस तरफ जा रहे थे, उन कैंप वालों ने ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि जरूर 2 हफ्ते अब तक गुजर चुके हैं, वो लोग वहां पर पहुंच चुके होंगे, 4 हफ्ते अब गुजर चुके हैं, उन लोगों ने इतना सारा अभी तक गोल्ड इकट्ठा कर लिया होगा। इसी तरह की काफी सारी वो लोग बातें कर रहे थे और टाइम बीतते बीतते करीबन 2 महीने बीत चुके थे और उसके बाद 2 लोग एक कैंप में बैठकर आराम से शराब वगैरह पी रहे थे, अपना खाना वगैरह खा रहे थे कि उसी टाइम उनके कैंप का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसके दाढ़ी और सिर के बाल काफी ज्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, वो वहां पर गिरते पड़ते पहुंचा है। तो उसकी हालत को देखते हुए वो लोग समझ चुके थे कि जरूर ये बंदा बाहर कहीं पर रास्ता भटक गया होगा और आज के टाइम में ये हमारे पास पहुंचा है। तो वो लोग तुरंत उसे उठाकर अपने पास ले आते हैं, उससे कुछ एक बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस टाइम बातें नहीं कर पाया। वो लोग समझ चुके थे कि जरूर इसे भूख लगी होगी, तो वो लोग उसे खाने के लिए खाना देते हैं और ये कोई और नहीं जबकि अल्फ्रेड ही था। वो तुरंत जितना भी खाना उन्होंने उसे दिया था उसे ठूस ठूस कर खाने लगता है, लेकिन अभी उसने कुछ एक खाना ही खाया होगा कि उसने वापस वहीं पर उल्टी कर दी और उल्टी करने के कुछ एक देर बाद ही सबसे पहले वो पानी पीता है, उसके बाद दोबारा से खाना खाने लग जाता है और वहां पर मौजूद वो दोनों ही लोग इन सारी ही चीजों को देख रहे थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह की अब इसने खाना खाकर वहां पर उल्टी कर दी थी, उसे धमकाने पर या फिर कोई और उससे घृणा करने पर जोर नहीं दिया, जबकि वो लोग उसकी सिचुएशन को समझ सकते थे कि ये बंदा पता नहीं यहाँ पर बाहर कितने दिनों से यूं ही घूम रहा होगा। तो वो लोग जस्ट उसे जो कुछ भी वो मांग रहा था लगातार देते जा रहे थे और काफी सारा खाना खा लेने के बाद वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन है। तो अल्फ्रेड ने बताना शुरू किया कि काफी दिनों पहले हमारा एक ग्रुप यहाँ पर आता है इस तरह गोल्ड माइन के लिए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो काफी सारे तूफान आने लगे थे, बर्फबारी होने लगी थी, हम लोगों को एक कबीले वाले बचा लेते हैं। उन्होंने हमारी काफी अच्छे से देख रेख की, हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी, लेकिन मैं वहां पर इतने दिनों तक वेट नहीं कर सकता था जितना कि हम लोग पहले भी टाइम बिता चुके थे। तो हम पांचों ही लोग वहां से निकल पड़ते हैं। हम लोग अपने साथ काफी सारा सामान लेकर निकले थे, जो कुछ भी हमें चाहिए था और जो कुछ भी उसके साथ बीती थी वो सारी की सारी घटना उन्हें बताता है और उसके बाद आगे की घटना बताता है कि हम लोग आगे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि यूरी ने ये बात बताई थी कि इस जगह पर तो तुम रुक कर जाना, उसके बाद तुम्हारा टेंट लगा लेना, उसके बाद एक बड़ी सी पहाड़ी आएगी, उसे तुम लोगों को पार करना है और जैसे ही तुम लोग उस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाओगे तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा और जहां पर तुम लोगों को पहुंचना है वहां पर तुम लोग पहुंच जाओगे। हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, हम पांचों ही लोग वहां से निकल पड़ते हैं जहां पर हमें रास्ते में रुकना था। हम लोग रुक चुके थे, उस पहाड़ी तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहाड़ी के पास पहुंचते ही मुझे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। बाकी सारे के सारे लोग इस चीज के लिए वेट कर रहे थे कि अब मैं नॉर्मल हो जाऊं, लेकिन लगातार मेरे मिर्गी के दौरे बढ़ते ही जा रहे थे। उन लोगों ने आखिर में यही डिसाइड किया कि अब पहाड़ी को चढ़ना भी है और इससे पहाड़ी नहीं चढ़ी जाएगी। मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि इस पहाड़ी को इतना ऊपर तक चढ़ पाऊं, उसके बाद नीचे उतर पाऊं। तो मैंने यही बात उन लोगों से कही कि तुम लोग जाओ, मेरा देखे जाएगी, और उन लोगों ने मुझे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। वो लोग मुझे छोड़कर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह के हालात मेरे वहां पर थे उन लोगों को जाना पड़ा। वो लोग चले जाते हैं, मैं वहीं पर पड़ा रहता हूँ। अगले काफी दिनों तक जो कुछ मुझे खाना वगैरह वो लोग देकर गए थे मैं उसे खाता रहता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे कर मैं अपने आप को ये बात तो सोच ही चुका था कि अब मैं नहीं बचने वाला, तो मैं आखिरी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ और मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर इस तरह से आगे आने की कोशिश करता हूँ। बीच में मैं काफी बार रुका था और आज के टाइम में आप लोग देख ही सकते हैं कि भूख प्यास के मारे मेरा काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है और मैं यहाँ पर आ पहुंचा हूँ। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं वो बर्फीले
तूफान खत्म होते हैं तो उनके बाकी साथी भी वहां पर आ पहुंचते हैं और उन लोगों ने आकर अल्फ्रेड से जब बात की तो उन्हें पता चलता है कि अल्फ्रेड के साथ जो बाकी उसके साथी आए थे वो यहाँ पर इस बर्फ में ही कहीं दब चुके हैं और शायद उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी। यही सारी बातें सोचकर वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं कि अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को बीते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीने ही हुए होंगे कि उसके बाद टाइम आता है 24 अगस्त 1874 का, जब एक व्यक्ति जो कि आर्टिस्ट था और यहाँ पर घूमने के लिए आया था, नेचर की खूबसूरती देखने के लिए वो यहाँ पर आया था जंगलों को पार करते करते। लेकिन जब वो जंगल के एक हिस्से से गुजर रहा था तो उसे यहाँ पर एक बदबू आती है। इस स्मेल को सूंघकर उसे अजीब लगता है और उसे ये लगने लगा कि शायद यहाँ पर कोई जानवर मरा पड़ा होगा। लेकिन कौन सा जानवर यहाँ पर है, हो सकता है वो उसकी जान बचा ले। यही बातें सोचते सोचते वो उस तरफ जाने लगता है जहां से कि वो बदबू आ रही थी और वो एक टेंट के पास जा पहुंचता है। टेंट अब पूरे तरीके से टूट चुका था और इसी तरह जब वो टेंट के आसपास घूम रहा था तो उसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पास में ही कुछ एक लोग भी पड़े हुए हैं। जब वो उनके थोड़ा नजदीक जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग मर चुके हैं और इनकी बॉडी आज के टाइम में डिकम्पोज हो रही है। यही कारण है कि इनकी सारी की सारी ये बदबू उस तक पहुंच रही थी। लेकिन जिस हालत में वो सारी की सारी बॉडी पड़ी थी वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर ठंड के टाइम में बवंडर चला करते थे और कोई व्यक्ति अगर बवंडर की चपेट में आ जाता है तो वो इस तरह से अपनी जान बिल्कुल भी नहीं गवाएगा, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पर एक बंदे की तो धड़ को अलग कर दिया गया है, उसका सिर वहां पर पड़ा है, इसका धड़ यहाँ पर पड़ा है और एक बंदा ऐसा भी मौजूद था जिसके सिर को की मानो किसी पत्थर को लेकर उसे काफी ज्यादा गंदे तरीके से फोड़ा गया हो और एक बंदा ऐसा भी मौजूद था जिसके पेट को काट दिया गया था और उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया गया था। ये सारी की सारी डेड बॉडी यूं ही नहीं काट दी गई थी, जबकि इनको काटने का जो स्टाइल था, जो उसने साफ सफाई इनकी देखी, वो बिल्कुल इस तरह की थी मानो किसी डॉक्टर ने किसी ब्लेड से किसी शरीर को काटा हो। तो वो इन सारी ही चीजों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके दिमाग में ये सवाल आने लगे कि इन लोगों के साथ आखिरकार ऐसा किसने किया होगा और क्या वो बंदा यहाँ पर अभी भी मेरे आसपास है। हो सकता है अगला शिकार वो मुझे बना ले। तो वो एक आर्टिस्ट तो था ही, तो उसने जिस तरह की भी वो वहां पर पेंटिंग बना पाया वो बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो सारी की सारी पेंटिंग वगैरह बना लेने के बाद वहां पास में जो कोई भी अथॉरिटी मौजूद थी उसके पास जा पहुंचता है और वहां पर जाकर ये बात कहता है कि जनाब, जंगल के उस हिस्से में मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। वो पुलिस वालों को अपने साथ लेकर वहां पर आ पहुंचता है और इन सारों ही डेड बॉडीज को जब चेक किया जाता है उसके बाद जाकर बाहर छानबीन की जाती है कि क्या कोई बंदा यहाँ पर घूमने के लिए आया था, तो उन गोल्ड माइनर्स का ही नाम सामने आता है और उसके बाद पता चलता है कि 5 लोग इस तरह उस पहाड़ी को पार करने के लिए गए थे, उनमें से सिर्फ एक ही वापस जिंदा लौट कर आया था और उसने ये सारी की सारी बातें बताई है और वो था अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड को कोर्ट में पेश किया जाता है और उससे वो लोग पूछताछ करनी शुरू करते हैं। अल्फ्रेड ने बताया कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं, वो लोग मुझे पीछे छोड़कर चले गए थे, आगे मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो लोग कहां पर गए, लेकिन जिस तरह का उसने ये बताया था कि मुझे वो लोग इस टेंट में छोड़कर गए थे तो उससे आगे उन लोगों ने कोई टेंट लगाया ही नहीं था और जो ये आखिरी वाला टेंट था यहीं पर इनकी डेड बॉडी मिली थी, यहीं पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। इसके अलावा पुलिस वालों ने जब अपने और ज्यादा सख्ताई से जब अल्फ्रेड से पूछताछ करनी शुरू की तो पुलिस वालों के सामने एक खुलासा होता है और उसमें पता चलता है कि इन चारों ही लोगों को मारने वाला कोई और नहीं जबकि अल्फ्रेड ही था। दरअसल यहाँ पर भूख के मारे इनकी लगातार हालत खराब होती जा रही थी और अल्फ्रेड अपने आप को काबू नहीं कर पाया, जिसके चलते उसने एक एक करके अपने सारे ही साथियों को मार डाला और उसके बाद इनके शरीर को काटकर इनके इंटरनल ऑर्गन्स को ये खाने लगता है। उनमें से एक डेड बॉडी जिसके सिर को फोड़ा गया था उसको अल्बर्ट ने एक पत्थर से फोड़ दिया था और उसका दिमाग निकालकर उसने खा लिया था। इसके अलावा एक बंदा ऐसा भी मौजूद था जिसके पेट को उसने काट दिया था, सारी की सारी आंतड़ियों को बाहर निकालकर उन्हें भी खा लिया था। और जब इस केस के ऊपर और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जब उसे ये बात पता चल चुकी थी कि अब वो फंस चुका है, तो उसने कंप्लीटली खोलकर एक बात और बताई। उसने बताया कि जनाब वहां पर एक हिरन भी मरा पड़ा था जस्ट साइड में ही, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि पता नहीं इंसानी मांस किस तरह का होता है, जिसके चलते शौकिया तौर पर उसने उन सारे लोगों को मार डाला। उसके बाद उन्हें खा भी लिया क्योंकि यहाँ पर उससे
कोई भी पूछने वाला नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और आखिर में भटकते भटकते करीबन 2 महीने उसे लगे थे, बीच बीच में उसे मिर्गी के दौरे आ रहे थे। आखिर में वो जाकर उन लोगों से मिलता है जिन्होंने कि इसे खाना खिलाया था। वहां पर इसने उल्टी वगैरह कर दी थी, दोबारा से उसने खाना शुरू किया था और अपनी कहानी बताई थी कि यार हम लोग पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आए थे और कुछ इस तरह का हमारे साथ हुआ था। ये सारी ही बातें पता चल जाने के बाद कोर्ट उसे गिल्टी पाती है और उसे 40 साल की सजा सुनाती है। लेकिन 1901 आते आते अल्फ्रेड 92 साल का हो चुका था और उसे रिहा कर दिया जाता है। वो जेल से बाहर आता है और अभी तक वो टोटली वेजिटेरियन बन चुका था और जेल के बाहर आने के कुछ एक दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ और भी पता है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाया तो उस बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट आसिद को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट इट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।